फ्रेंड्स, जीत आई इसकी नई क्लास में आपका स्वागत है। पहले तो आपको बधाई, चूंकि आपका बहुत ही स्कोरिंग मार्क्स हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा जीत आई से आप लोग जुड़े हैं, फाइनली सिलेक्शन आपका हो और आपकी सफलता का श्रेय जीत आई की टीम को मिले। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने एक आध वीडियो पहले भी डाली थी, थोड़ा सा 5 मिनट इसकी स्ट्रेटजी के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। एक्चुअली में इसमें 2 पेपर हैं। पेपर नंबर फर्स्ट, इसमें 15 सेक्शन है और उस 15 सेक्शन में से क्वेश्चन 20 आने हैं। उन 20 क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें शॉर्ट नोट बहुत पूछे गए हैं। तो जैसे इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, है ना, या ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो जनरली वहां से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना करंट से है, जो शॉर्ट नोट के रूप में होंगी, और इसके साथ साथ उत्तराखंड से भी क्वेश्चन 2 या 3 आने की संभावना है। तो जीएस की जो स्ट्रेटजी होगी आपके साथ शेयर कर देता हूं। उसमें स्टार्टिंग में 3 डेज मेरी क्लास होगी, 3 डेज, और 3 डेज दूसरे सर की होगी। यानी उसकी स्टार्टिंग हम इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी से करेंगे। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी वैसे सर आपको बता देंगे, इन्वायरमेंट वगैरह वही लेंगे। फिर इकोनॉमिक्स के लिए, साइंस के लिए अलग टीचर आएंगे। करंट अफेयर के लिए भी अलग टीचर होंगे। अब जो सेकंड पेपर है, आज सेकंड पेपर की पहली क्लास है, तो उसमें हम देखते हैं, मैं आपको वो भी 200 मार्क्स का है, और ये बहुत ही जरूरी है पास करना, क्योंकि इसमें 35% मार्क्स लाने कंपलसरी है, नहीं तो आपकी मेंस की कॉपी भी चेक नहीं होगी। तो इसमें 50-50 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, यानी 20 मार्क्स का, 200 मार्क्स का ये भी पेपर है। अब इसमें 50 मार्क्स का एसे है, और एसे में 6 सेक्शन है। अब देखिए, एक ही आदमी उन सेक्शनों को नहीं पढ़ा सकता। सपोज दैट मेरी कमांड लिटरेचर के ऊपर है, तो मैं लिटरेचर ही पढ़ाऊंगा। दूसरे टीचर की कमांड पॉलिटी की है, तो वो ही पढ़ाएंगे। किसी की इन्वायरमेंट की है, तो वो उसी सेक्शन को लेंगे। तो यहां से एक क्वेश्चन करना है। फिर गद्यांश के लिए और लेटर राइटिंग के लिए दूसरे टीचर होंगे, और एक ट्रांसलेट है, जनरली हम उसे इग्नोर कर देते हैं। 25 हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी 25। तो ऐसा नहीं है कि उसका रोल नहीं है, हर सेक्शन का अपने आप में रोल है। तो आज अब मैं शुरुआत करता हूं। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं लेकर चलता हूं। सबसे पहला टॉपिक होगा एसे। तो एसे कैसे लिखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपका ड्राफ्टिंग यदि अच्छा है तो फिर अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, काफी, मेरा भी लगभग 24-25 वर्षों का ये अनुभव है। यूपीएससी में भी एसे आता है, वहां एसे बड़ा होता है, और यहाँ 400 वर्ड्स में होता है। तो 400 वर्ड्स इकट्ठे करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें क्या क्या लिखा जाए, क्या क्या नहीं लिखा जाए, ये ध्यान देना है। मेरा काम तो, यानी जीत आईएएस की जो टीम होगी, हम लेटर को ड्राफ्टिंग करेंगे, और वो लेटर आप ही लिखेंगे। आप ही लिखेंगे, आप लिख के उसे पीडीएफ फॉर्म में जीत आईएएस को सेंड करेंगे। जीत आईएएस का बिजनेस व्हाट्सएप नंबर है। हम इधर से आपकी का प्रिंट आउट निकाल के आपकी कॉपी चेक करके फीडबैक डेली देते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब ऐसे पे थोड़ी सी इसकी ड्राफ्टिंग पे मैं चर्चा करूंगा। ऐसे यानी निबंध। निबंध बच्चों, निबंध का मतलब एक तरीके से देखा जाए, ये शब्दों को बांधना होता है। तो इसमें आपको, कुछ लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कलर 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 पेन का यूज करते हैं। तो ध्यान रखना है, आप कलर पेन यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। इसके साथ साथ लोग हेडिंग डालते हैं, हेडिंग डालते हैं। तो आपको हेडिंग नहीं डालनी है, ये ध्यान रखिए। जहां आपको हेडिंग डालने की जरूरत पड़ती है, वहां हेडिंग नहीं डालनी है, बल्कि वहीं पर आपको पैराग्राफ आपको चेंज करना है। पैराग्राफ चेंज करना है। अब बात यह आती है, यहां पर स्टूडेंट्स, आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूं मेरे सामने स्क्रीन रखी है, और स्क्रीन पे अभी तक आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, और काफी लोग मेरे साथ जुड़े हैं। अच्छा, सुमित बेलवाल जी, ठीक, सुमित जी,
ठीक है दीपक जी, आपका मैं ओके ओके। आपकी कोई भी क्वेरीज होगी, कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपके पास जीदाईएस का नंबर भी है, मैं अपना पर्सनल नंबर भी दे के जाऊंगा। आप कभी भी पूछेंगे, कुछ भी आपकी क्वेरीज होगी तो उसको मन में नहीं रखना है, अपने डाउट क्लियर करने हैं तो वो पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स बात यह आती है कि जो हम पैराग्राफ चेंज करना है, हमें कहां पैराग्राफ चेंज करना है और कहां लाइन चेंज करनी है। अब मैं सबसे पहले इसी पे डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको प्लेन कॉपी मिलती है, प्लेन कॉपी यानी लाइन वाली नहीं होती, तो आप जो भी आंसर राइटिंग करेंगे प्लेन पेपर पे करेंगे। तो देखिए जैसे आप, ये प्लेन पेपर है, ये प्लेन पेपर है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन लिखना है तो जब स्टार्ट करते हैं तो आपने यहां से क्वेश्चन लिखना शुरू किया और आप इस तरीके से क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं, ये इस तरीके से लिखते जा रहे हैं, इस तरीके से जनरली इस तरीके से लाइनें होती हैं, ये आप जानते हैं। अब मान लीजिए आपको भारतीय महिलाओं की स्थिति के, या सॉरी, प्राचीन काल में सामाजिक जीवन कैसा था, समाज के ऊपर लिखना है। मान लीजिए समाज के ऊपर लिखना है, आपको समाज के साथ साथ उनकी इकोनॉमी के आर्थिक जीवन भी लिखना है। तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि समाज में क्या क्या होता है। समाज में क्या है, महिलाओं की स्थिति कैसी है ये लिखना होता है, महिला की स्थिति कैसी है एक तो आपको ये लिखना है। क्या स्लेव सिस्टम था या नहीं, दास प्रथा है, क्या वहां अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता थी या नहीं, ये लिखना है। वहां का कास्टिज्म यानी वर्ण व्यवस्था लिखनी है, वर्ण व्यवस्था लिखनी है। तो देखिए एक पैराग्राफ में आपको सामाजिक जीवन लिखना है और सामाजिक जीवन में शुरुआत आप महिलाओं की स्थिति कैसी है, क्या वहां फीमेल डोमिनेट सोसाइटी है या वहां पर मेल डोमिनेट सोसाइटी है, तो उसमें आप ये लिखेंगे। और मान लीजिए लिखते हुए आपने ये 2 लाइन में लिखा और आपकी यहां लाइन खत्म हो गई है। अब आपको स्लेव सिस्टम लिखना है, दास प्रथा लिखनी है। तो चूंकि ये सामाजिक जीवन एक पैराग्राफ में लिखना है, आर्थिक जीवन एक पैराग्राफ में लिखना है, तो यहां पर आपने ये था। अब जहां सब हेडिंग की जरूरत पड़ती है तो यहां दास प्रथा चूंकि इसी का हिस्सा है, तो ऐसे में आप लाइन चेंज करेंगे। तो लाइन चेंज, तो नेक्स्ट लाइन से ही लिखना है, लेकिन बिल्कुल शुरू से नहीं लिखना है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखना, यह ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको स्पेस छोड़ना है। फिर आपको अनटचेबिलिटी लिखनी है, फिर नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे और फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। फिर आपको वर्ण व्यवस्था लिखनी है, फिर आप नेक्स्ट लाइन से और थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखेंगे। अब सपोज दैट सामाजिक जीवन आपने लिख लिया है, अब आपको आर्थिक जीवन लिखना है, आर्थिक जीवन। तो स्टूडेंट्स चूंकि ये सामाजिक जीवन था और ये आर्थिक जीवन है, तो ऐसी स्थिति में अब आप क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे। तो पैराग्राफ का मतलब होता है कम से कम 2 लाइन का स्पेस छोड़ना है आपको। मान लीजिए यहां खत्म हो गया था, तो इन 2 लाइन को छोड़ के यहां से आप पैराग्राफ चेंज करेंगे। ये 2 लाइन, पैराग्राफ का मतलब थोड़ा स्पेस होना चाहिए, लेकिन यहां से शुरू करना है, इसमें भी बिल्कुल शुरू से नहीं करना है। स्टूडेंट्स मैं कई बार देखता हूं कि स्टूडेंट्स अंडरलाइन करते हैं, कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, उसको कलर पेन उठाएंगे और उसे अंडरलाइन करेंगे। देखिए अंडरलाइन हम क्यों करते हैं, जब हाई स्कूल इंटर में एग्जाम देते थे तो हम भी करते थे। तो अंडरलाइन का मतलब यह होता है कि आप एक्सपर्ट को इंडिकेट कर रहे हैं कि इसे देखो, इसे। ऐसा नहीं होता, ये कमीशन का एग्जाम है, ये बच्चों का एग्जाम तो है नहीं। कल आप ऑफिसर बन के आएंगे तो आपकी जांच परख बहुत बेहतर तरीके से करते हैं, कमीशन करता है। तो अंडरलाइन की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ही महत्वपूर्ण समझ रहे हैं तो आप उसे इन्वर्टेड कॉमाज में बंद कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। अब बात यह होती है कि एस्से की शुरुआत हम कहां से करें, है ना। तो एस्से में क्या क्या चीज लिखी जाती है यह भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो एस्से लिखना टफ नहीं है। अब पहले देखते थे कि मेले के ऊपर एस्से लिखना है, गाय के ऊपर एस्से लिखना है, तो यहां ये कुछ नहीं लिखना, ये ध्यान रखना है। आपने सारे सेक्शन को देख लिया होगा कि किन किन क्षेत्रों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एस्से में अगर आवश्यकता पड़ती है तो इकोनॉमिकल डाटा भी आपको देने हैं,
इकोनॉमिकल डाटा भी आपको देने हैं, है ना। जैसे मैं एक ऐसे कराऊं, सपोज दैट वुमेन्स एम्पावरमेंट, तो आज महिलाओं की अगर हम बात करें तो 48.5% महिलाएं हैं, पुरुषों की अपेक्षा कम है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा सेक्स रेशियो कम हो रहा है ना, कम है। तो आप जरूरत महसूस करें तो इकोनॉमिक डाटा दे सकते हैं। अगर उस टॉपिक से संबंधित कोई करंट में योजना आदि आई है तो उसको भी आपको देना होगा योजना। तो देखिए, करंट का भी ध्यान रखना है, ये करंट भी आप उसमें डाल सकते हैं। अगर उस टॉपिक से संबंधित इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई आर्टिकल आदि है तो वो भी आप दे सकते हैं, वो भी इसमें आप दे सकते हैं। अब बात आती है कि ऐसे की शुरुआत कैसे की जाए। स्टूडेंट्स, एक होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन 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 से शुरुआत करते हैं। जब शॉर्ट नोट होते हैं, जैसे 25 वर्ड्स में आपका जीएस आ रहा है 2.5 मार्क्स का, तो वो शॉर्ट नोट है। तो शॉर्ट नोट में आपको इंट्रोडक्शन नहीं देना है। 100 वर्ड्स में आपका मेंस का जीएस का क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि 100 वर्ड्स भी बहुत छोटे होते हैं, तो वहां भी आपको इंट्रोडक्शन या भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन 400 वर्ड्स का एक बड़ा क्वेश्चन होता है, तो यहां पर आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, लेकिन हेडिंग नहीं डालना है, इंट्रोडक्शन, ठीक, एक पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है जो भी आपसे पूछा जा रहा उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, फिर उसमें ऐसे में आप क्या क्या देना चाहते हैं। जो एक्सपर्ट आपके इंट्रोडक्शन को पढ़े तो समझ जाए कि आपने इसमें क्या लिखा होगा, आप क्या क्या लिखना चाहते हैं। जहां जहां एडिंग की जरूरत पड़ती थी वहीं आपको पैराग्राफ चेंज करना है। फिर आपको कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन को बड़ा नहीं लिखना है, छोटा लिखना है। यानी कंक्लूजन का मतलब होता है निचोड़। अगर एक्सपर्ट आपके केवल कंक्लूजन को ही पढ़े, वैसे ऐसा होता नहीं है, अगर आपके कंक्लूजन को ही पढ़े तो वो समझ जाए कि आपने इसमें क्या लिखा होगा। अब स्टूडेंट्स देखिए, हम गवर्नमेंट की बहुत सी पॉलिसी चल रही है। पॉलिसी जैसे हम मनरेगा की बात करते हैं, मनरेगा गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी पहल है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर हम देखते हैं कि प्रधान किस तरीके से, जो अब तो अकाउंट में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा आ गई है, अकाउंट में पैसा जा रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को नाम लिख दिया जो स्किल्ड लोग हैं, जबकि वो अनस्किल्ड लोगों के लिए है, जिनको जरूरत नहीं थी। ऐसे ऐसे लोगों को प्रधान ने अपने पक्ष करीबी लोगों को पैसा दिवा दिया। तो यहां ऐसे में हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसी का विरोध करते हैं। जैसे वुमेन इंपावरमेंट की बात करें, जो इस पे इंपावरमेंट पे खर्च होना था 80% उसके एडवर्टाइजिंग पे खर्च कर दिया। तो इसका अपोज हो रहा है, डिबेट का विषय बना है आज की तारीख में कि इतना प्रचार प्रसार की जरूरत क्या थी। लेकिन ध्यान रखना है, लोगों में जागरूकता लानी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अगर प्रचार प्रसार नहीं होगा तो लोगों को कैसे इस योजना का पता लगेगा। तो ध्यान रखना है, गवर्नमेंट पॉलिसी का यदि आप अपोज करते हैं तो इनडायरेक्टली करना है, यानी खुल के उसके सामने नहीं आना है, यह ध्यान रखिए। और आपका जो कंक्लूजन है वो हमेशा ध्यान रखिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, उसमें निगेटिव थॉट नहीं होने चाहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी बहुत जरूरी होती है। और ऐसे एक ऐसी चीज है, जैसे आप इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, नेशनल मूवमेंट में जो सुभाष चंद्र बोस ने जो किया है, चंद्रशेखर आजाद का जो योगदान रहा है, उसमें आप कुछ भी चीज रिकमेंड नहीं कर सकते। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिस आर्टिकल में जो लिखा है वही है, उसमें आप कोई सिफारिश नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे एक ऐसी चीज है ना, तो उसमें आप अपनी राय भी दे सकते हैं, ये ध्यान रखिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर मैंने थोड़ा सा आपको ये इंट्रोडक्शन दिया। अब इन ऐसे जब लिखते हैं तो हमें किन किन चीजों से बचने की जरूरत है। देखिए, ये जो हमारा कंट्री है एक सेकुलर कंट्री है, इसमें हर धर्म और जाति के लोग रहते हैं। मान लीजिए, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, ये ध्यान रखना है। मैं लोगों से मिलता हूं, जनरली डिबेट भी इस चीज पे होती है। अगर कोई किसी मेरे छोटे भाई को या मेरी बहन को रिजर्वेशन मिल रहा है और क्वेश्चन रिजर्वेशन पे लिखना है ना, तो जिसको मिल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके फेवर में लिखेगा, और जिसको नहीं मिल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है
कि वो उसके अपोज में लिखे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना हर चीज को बैलेंस बना के चलना है ना, बैलेंस बना के चलना है। तो स्टूडेंट्स, अब एक ऐसे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज मुझे पढ़ाना तो कुछ और था, लेकिन मुझे अभी सूचना मिली आधा घंटा पहले कि आपको वो क्लास लेनी है, इसलिए आज पहले क्लास सेकंड पेपर की गई। तो अब वर्ड आपके पास कहां से आएंगे ये ध्यान रखना है। हम कहते हैं कि कहां से शुरुआत करें, तो वो सारी समस्याएं आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो आज मेरा जो ऐसे होगा 400 वर्ड्स में आपको लिखना है, लेकिन मेरे वर्ड्स ज्यादा होंगे। मैं तो ज्यादा वर्ड्स में दूंगा आपको, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। उसको मैं ड्राफ्टिंग करूंगा, उसको 400 वर्ड्स में आपको लिखना है। 400 में 10-20 वर्ड कम हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ये भी चल जाएगा, है ना। तो क्योंकि आपको ज्यादा वर्ड में तैयार करना है, हमें तो 400 में ही देना है, लेकिन आपको तैयार ज्यादा करना है। एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर भी होता है और कुछ चीज हम भूल भी जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब शुरुआत करते हैं। तो आज मेरा टॉपिक होगा वुमेन एम्पावरमेंट, यानी महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण, सशक्तिकरण। तो इसकी शुरुआत मैं करता हूं। देखिए, शुरुआत में एक वर्ड लिखूंगा, मनुस्मृति। स्मृति एक्चुअली में आपने इंडियन हिस्ट्री में थोड़ा, क्योंकि जीएस का टॉपिक भी कोरिलेट जीएस की भी जरूरत पड़ती है। मौर्योत्तर काल में एक नाम आता है सुंग वंश, यानी मौर्यों के अंतिम शासक वृहदत्त की हत्या की थी पुष्यमित्र सुंग ने, जो सेनापति होता था। तो सुंग काल में एक मनु हुए हैं जो भारत के पहले विधिवेत्ता थे। तो इन्होंने मनुस्मृति लिखी। तो मनुस्मृति में लिखा गया है कि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, स्त्रियों का सम्मान होता है, सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं, वहां देवता निवास करते हैं, निवास करते हैं। ये आपका एक स्लोगन भी हो सकता है, लेकिन मनुस्मृति मनु बहुत ही बुद्धिजीवी प्राणी थे, लेकिन उनका जो स्लोगन स्टेटमेंट है, मुझे तो आज भी कल्पना मात्र लगता है, कल्पना मात्र लगता है। लिखा गया लेकिन कल्पना मात्र लगता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब सबसे पहले जो इसमें आपको मन में सोचना है और कुछ पॉइंट बनाने हैं। अगर आपको एक अच्छा इससे लिखना है, बुक्स में हम देखते हैं किसी पैराग्राफ, जस्ट मिनट, मेरा ग्लास चश्मा उठा दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। हाँ, अभी आपका मैंने, अच्छा, बिंटू प्रीति जी, क्या वॉइस क्लियर हो रही है या नहीं? मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूं कि आपका मैसेज आया है। बाकी और स्टूडेंट्स भी बताएंगे, दीपक खत्री जी बताएंगे, अरुण जी, संजय सिंह जी, मनोज जोशी, काफी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। अच्छा, ठीक आ रही है ना? हाँ, बिंटू प्रीति जी आप भी बता दीजिए, आपका कमेंट में देख रहा हूं। चलो बिंटू भाई, ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई, ओके, कई बार नेट प्रॉब्लम हो जाती है। चलो जस्ट में आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें इसी एस्से को लिखना है तो इसको आपको कुछ सेक्शनों में बांटना होगा। इसके लिए वो क्या सेक्शन हो सकते हैं? छोटे छोटे हिस्सों में, तभी ये याद होगा। तो एक पैराग्राफ लिखेंगे कि महिला सशक्तिकरण क्या है। महिला सशक्तिकरण सशक्तिकरण क्या है, अर्थात व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट। फिर दूसरा आप लेकर चलेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी, ये आपका सेकंड पैराग्राफ होना चाहिए। फिर इसके लिए देखेंगे संवैधानिक उपबंध क्या है, संवैधानिक उपबंध क्या है। उपबंध, इसका मतलब होता है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर महिलाओं के उत्थान आदि के लिए क्या दिया गया है। फिर चौथा सेक्शन आप लेकर चलेंगे, इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी या सरकारी प्रयास, सरकारी प्रयास का मतलब होता है हमारी इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने महिलाओं के उत्थान के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई हैं, क्या क्या प्रयास किए हैं। फिर आप इसका रिजल्ट देखेंगे कि इसके क्या परिणाम आ रहे हैं, परिणाम।
नेक्स्ट में परिणाम लिखेंगे। स्टूडेंट जब हम परिणाम लिखते हैं, है ना, इसमें एक आधी लाइन आप अपनी तरफ से रिकमेंडेशन भी डाल सकते हैं, और फिर कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन यानी उपसंहार कहते हैं। और मैं आपको बता चुका हूं कि जो उपसंहार होता है, उपसंहार यह हमेशा पॉजिटिव वे में लेकर चलना है। तो देखिए जो वुमेन एम्पावरमेंट ऐसे है, मैं समझ रहा हूं कि अब भी बहुत आसान हो गया है। महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट क्या है पहला, फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल जो उपबंध वगैरह देख रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, रिजल्ट क्या है आदि। अब हम एक एक पैराग्राफ को उठाएंगे, ठीक है। बहुत बेहतर होगा, मुझे पता है, कभी डिप्रेशन में नहीं आना है, अच्छा सोचना है और करना है। मैं बहुत ही आराम के साथ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अब देखते हैं व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण क्या है, महिला सशक्तिकरण क्या है, सशक्तिकरण क्या है। देखिए बच्चों, ये और कुछ नहीं है, ये एक बौद्धिक क्रांति है। बौद्धिक क्रांति है, मेंटली रिवॉल्यूशन है, बौद्धिक क्रांति है। बौद्धिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति का मतलब क्या होता है, हमें मानव मूल्यों को समझना है ना। चूंकि मेल डोमिनेट सोसाइटी है तो पुरुषों की सोच को बदलना है, तो इसलिए बौद्धिक क्रांति कहेंगे। बौद्धिक क्रांति है, अर्थात इसका जो उद्देश्य है, ये जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों की स्थिति और इनके अधिकारों में वृद्धि करनी है। अधिकारों में क्या करनी है, वृद्धि करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि अभी तक क्या है, यदि हम मेल और फीमेल की बात करते हैं, स्त्रियों और पुरुषों की बात करते हैं, पुरुषों, तो इनके बीच काफी असमानता है। तो इस असमानता को हमें दूर करना है, ठीक। तो ये महिला सशक्तिकरण क्या है, उसका एक छोटा सा मैंने इंट्रो यहां पर दिया। अब सेकंड पैराग्राफ आप जब चेंज करेंगे तो अब बात आती है कि क्यों, आखिर क्यों, अर्थात क्या जरूरत पड़ रही है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। स्टूडेंट्स, हम अतीत पे यदि चलते हैं, प्लीज आप मुझे एक चीज और लिख के भेज दीजिए। आपकी हर रिकमेंडेशन को मैं एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन पढ़ाई से संबंधित होनी चाहिए। अगर आपको क्या समझ में आ रहा है या नहीं, सुमित बेलवाल जी, देखिए आपका स्टेटमेंट है कि मनुस्मृति पे बहुत विवाद हुआ है ना, क्या इसे देना ठीक होगा। एक्चुअली में ये जो मनुस्मृति जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात है तो महिलाओं के सम्मान के लिए जो पहला एक स्टेटमेंट आया, उसी संदर्भ में मैंने लिखा है। तो ऐसे में आप दे सकते हैं, है ना, क्योंकि कोई नॉन सेकुलर वर्ड नहीं है। महिलाएं हर जाति में होती हैं, हर धर्म में होती है, मातृशक्ति है ना, और मातृशक्ति को सम्मान देना हर नागरिक, हर व्यक्ति का दायित्व होता है, ठीक। चलो कोई बात नहीं। तो स्टूडेंट्स, अच्छा मोहित जी, चलो बेटे आज पहली क्लास है, ठीक। तो मैं बहुत जल्दी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे जब लिखते हैं मुझे डायरेक्ट लिखवाना नहीं है, आपको समझाना है। वर्ड लिमिट भी देखनी है, वर्ड लिमिट। तो देखिए अब क्यों हम महिला सशक्तिकरण लाए। देखिए अगर हम एंसेंट हिस्ट्री की बात करते हैं, प्राचीन काल से वर्तमान तक भारत की बात करें, चाहे विश्व की बात करें, विश्व की, तो जो आधी दुनिया है, आधी दुनिया ये अपने अधिकारों से वंचित रही है। अधिकारों से ये वंचित रही है। अधिकारों से वंचित का मतलब जानते हैं, आधी दुनिया से तात्पर्य आधी दुनिया में आधी महिलाएं हैं, ये अपने अधिकारों से वंचित रही हैं। अर्थात इन्हें व्यक्तियों में इन्हें नहीं गिना गया। अर्थात चूंकि मेल डोमिनेट सोसाइटी है तो मेल ही सर्वेसर्वा होता था, इसलिए इनके व्यक्तित्व का विकास भी नहीं हो पाया। अगर हम एंसेंट हिस्ट्री में सबसे पहले अर्ली वैदिक पीरियड की बात करते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड
आप हिस्ट्री मदद करेगी यहां पर। अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें, वैदिक पीरियड पीरियड तो भले ही यहां पर भले ही यहां पर मेल डोमिनेट सोसाइटी हो, लेकिन स्त्रियों की दशा फिर भी अच्छी थी। स्त्रियों की दशा यहां अच्छी। चूंकि यहां पर स्त्रियों को मात्र पीपी का मतलब होता है प्रॉपर्टी एंड पॉलिटिक्स, यानी राजनीति और संपत्ति का अधिकार नहीं था, और शेष अधिकार महिलाओं के थे। अब मैं थोड़ा सा डिटेल समझाना चाहूंगा यहां पर, उस डिटेल को यहां नहीं डालना है। अब वो कैसे अच्छी है, क्योंकि उस समय स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था, अर्थात महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, है ना। आपने अर्ली वैदिक पीरियड में कुछ विदुषी स्त्रियों के नाम भी सुने होंगे, अपाला, घोषा, विश्वरा, सिक्ता, निरावरी आदि। अपना स्वयंवर चुनने का अधिकार था, चाइल्ड मैरिज नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी। लेकिन जैसे ही हम आगे की ओर लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं, उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर यानी लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो स्त्रियों की दशा में गिरावट देखने को मिली, अब वो कैसे मिल रही है? चूंकि एक मैत्राणी संहिता लिखी गई है, मैत्राणी संहिता। ये जो मैत्राणी संहिता लिखी गई, इसमें तो यहां तक कह दिया कि जो स्त्री है, स्त्रियों को जुआ यानी गैम्बलिंग और शराब जैसी तीसरी बुराई बता दिया गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि स्त्री की दशा में गिरावट आई, और राजपूत पीरियड तक हम देखते हैं कि स्त्रियों की दशा में गिरावट होती रही। यानी स्त्री को जहां एक तरफ पूजा जाता था, आज भी पूजा जाता है ना, लक्ष्मी माता है ना, सरस्वती माता है, जहां पूजा जाता था, वहीं स्त्री को राजपूत पीरियड में भोग्य स्वरूप समझा जाने लगा। अर्थात देखिए, यहां बहुपत्नी विवाह प्रथा थी, सती प्रथा जोरों पर थी, विडो रिमैरिज नहीं होती थी, देवदासी प्रथा थी। यानी स्त्री को, क्योंकि नारीवादी विचारधारा तो अब आई है ना, स्त्री को एक बार कहीं बेचा जाता था। आजकल भी हम देखते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में देखते हैं कि खरीद फरोख्त अभी भी देखने को मिलती है। तो ये स्त्री की दशा को गिरावट दिखा रहे हैं यहाँ पर। शुरू में तो महिलाओं को वोट का अधिकार भी नहीं था। वर्ल्ड के कई ऐसे आधुनिक मूल्य वाले देश हैं जहां महिलाओं को राइट ऑफ वोट का अधिकार भी नहीं था, अधिकार। अगर प्राचीन काल के नीतिकारों की बात करें तो नीतिकारों ने, जिन्होंने नीतियां बनाई, उन नीतिकारों ने भी स्त्री को देखिए संरक्षण देने की बात की है, अर्थात महिला को इंडिकेट कर दिया कि महिला को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और महिलाओं को कैसे प्रोटेक्शन मिलता था? वो बाल्य अवस्था में अपने पिता के संरक्षण में रहती थी, है ना। विवाह के बाद अपने पति के संरक्षण में रहती थी, और जब बुजुर्ग हो जाती थी तो अपने पुत्र के संरक्षण में रहती थी। यानी स्त्री को कोई भी स्वतंत्रता नहीं थी। कहा तो यह जाता है कि चार दीवारी में विवाह के बाद बचपन से ही चार दीवारी में रहती थी। जिस घर में विवाह होता था वहीं से उसका अंतिम संस्कार होता था। तो एक तरीके से देखा जाए इसे कोई अधिकार नहीं। लेकिन जब बात आती है, जब देश आजाद हुआ तो महसूस किया गया, देखते भी हैं आप कि ये लोकतंत्र है और इसमें सभी की वोट की वैल्यू बराबर है, तो महिलाओं को भी समान अधिकार दिए जाएं। तो अब महिलाओं के उत्थान के लिए यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या प्रावधान है, हमारे संविधान में किए गए हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में ये लिखेंगे। हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि महिलाओं की स्थिति खराब हो चुकी है, मैं बता चुका हूं उसको। अब हम देखते हैं इसके लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है या संवैधानिक प्रयास क्या है। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 स्पष्ट रूप से कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग यानी सेक्स के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, आधार पर भेदभाव नहीं होगा, भाव यहां पर नहीं होगा, स्पष्ट लिखा गया है। फिर इसी तरीके से आर्टिकल 51A जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी में भी कहा गया है कि स्त्रियों का सम्मान करें
स्त्रियों का सम्मान करें, सम्मान करें, यहां इस पर कह दिया गया है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि 1961 में क्या हुआ, एक ज्वाइंट सेशन हुआ, संयुक्त अधिवेशन हुआ, पहला अधिवेशन था ये, संयुक्त अधिवेशन। उस समय जवाहरलाल नेहरू पीएम होते थे। तो दहेज दहेज उन्मूलन यानी डॉवरी उन्मूलन अधिनियम यानी एक्ट बनाया गया, आपने पढ़ा भी होगा। इसी तरीके से हम देखते हैं कि 73 एंड 74 अमेंडमेंट हुआ, ये 1992 और 93 में हुआ था। इसमें जो ग्राम पंचायत या नगर पालिका आदि हैं, उसमें महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, रिजर्वेशन। इसी को कंटिन्यू करते हुए स्टूडेंट्स देखिए, इफ 110 एक 2009 में एक अमेंडमेंट हुआ, और इस अमेंडमेंट के द्वारा जो पंचायती राज है, जो इसमें महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन कर दिया गया। एक बार मैं देख लेता हूं, फिर कमेंट आया है। हाँ, मनोज जोशी जी, आपने मनुस्मृति का एक कोटेशन संस्कृत में भी है, बहुत अच्छा है ना। देखिए यार, संस्कृत में मैं पहले से ही कमजोर रहा हूं, माफी चाहता हूं, लेकिन अगर आप इतना कर सकते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन स्टूडेंट्स, एक चीज और समझ लीजिए यहां पर, क्योंकि मैं पढ़ाता कम हूं, आपको से बातें ज्यादा करता हूं। जब काफी दिन मुद्दत हो गई, वैसे 2006 में मेरा लास्ट मेंस था यूपीएससी आईएएस का, उसके बाद मैंने कोई दिया नहीं। लेकिन तब से उत्तराखंड के अंदर जितने पीसीएस के एग्जाम होते हैं, उसमें ऐसे मैं पढ़ाता भी हूं, और बच्चे कॉपी चेक कराते हैं, तो वो लोग कोटेशन लिख के लाते हैं। देखिए, अगर आपको याद है तो लिखिए, अगर आप किताब से देख के लिख रहे हैं और वो आपके याद नहीं है, तो एग्जाम में याद नहीं आएगा, ठीक है। कोटेशन अगर लिखते हैं तो चार, वो कहते हैं ना, 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन बेटे, इतनी लिखना जितनी आपके याद हो सके, नहीं तो ये होगा कि यहां तो आप लिख पा रहे हैं और वहां नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन लिख सकते हैं, संस्कृत में भी लिख सकते हैं, बेहतरीन प्रदर्शन होगा आपका। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स देखिए, 110वां संविधान संशोधन 2009 में हुआ था। इसमें वुमेन रिजर्वेशन कितना कर दिया गया, यहां पर 50%, ये महिलाओं के उत्थान के लिए है। इसी तरीके से 2010 की बात है शायद, तो इसमें क्या हुआ, जो हमारा स्टेट लेजिस्लेटर है, यानी विधानमंडल और हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद, उसमें महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। तो देखिए, एक पैराग्राफ में हमारे संविधान में महिलाओं के उत्थान के लिए क्या प्रावधान है, आप ये दे सकते हैं। लेकिन यही मात्र नहीं है, इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे, हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए, सरकारी प्रयास क्या हैं। अब सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाए हैं, सरकारी प्रयास या कदम। देखिए, महिलाओं के उत्थान के लिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल वुमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। इसी के को कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। जेंडर बजटिंग यानी लिंग आधारित बजट का प्रावधान लाया गया। लिंग आधारित बजट का प्रावधान किया गया। जेंडर बजटिंग, महिलाओं के उत्थान के लिए 2005 में क्या हुआ, देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट बनाया गया, यानी घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया गया। अधिनियम क्या, इसको मैं कानून कहूंगा, कानून बनाया गया। चूंकि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा होते थे, पारिवारिक स्तर पर महिलाओं का मेंटली और फिजिकली उनको टॉर्चर किया जाता था, और सेक्सुअल हरासमेंट के भी कुछ इस तरीके के केस सामने आए हैं। तो देखिए, हमारी भारत सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। इसी को मैं और कंटिन्यू करूंगा। जैसे 22 जुलाई 2015 में हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ एक अच्छी पहल की गई।
बेटियों को बचाना है और बेटियों को पढ़ाना है। क्यों पढ़ाना है? जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बने। चलो, मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि 1992 में नेशनल वुमेन कमीशन यानी राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया। इस आयोग का उद्देश्य महिलाओं को संरक्षण देना है, उनके हितों की रक्षा करना है। 1993 में क्या हुआ? देखिए, राष्ट्रीय महिला कोष बनाया गया। राष्ट्रीय महिला कोष बनाया गया, यानी महिलाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से यह किया गया था। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ बहुत सी योजना चल रही हैं। जननी सुरक्षा योजना चल रही है ना, मातृत्व लाभ योजना चल रही है। जितनी भी योजना आपको याद हैं तो आप उन सबको यहां पर दे सकते हैं। तो ये सरकारी प्रयास है। अब ये सरकारी जो प्रयास किए गए, नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे कि इसका प्रभाव क्या पड़ा। अब इसके प्रभाव देखते हैं। प्रभाव देखिए स्टूडेंट्स, जो डेवलपमेंट होता है, विकास, ये अचानक नहीं होता। डेवलपमेंट एक प्रोसेस होती है और प्रोसेस में समय लगता है। तो इसका प्रभाव ये हुआ, इससे महिलाएं सशक्त हुई हैं, महिलाएं सशक्त हो रही हैं, सशक्त हुई और चाहे हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें, चाहे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें, महिलाओं ने बेसिकली भारत के संदर्भ में बात करें तो इन्होंने अपनी पहचान छोड़ी है। चाहे हम स्पोर्ट की बात करते हैं, खेलकूद की बात करें, गीता फोगाट इसका एक अच्छा उदाहरण है। चाहे हम राजनीति के क्षेत्र में बात करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में देखिए, प्रियंका गांधी आजकल चुनाव में बड़े जोर कर रही है। सुश्री मायावती जी का भी नाम लिया जा सकता है, सोनिया गांधी जी का भी नाम लिया जा सकता है। राजनीति के क्षेत्र में हमारी, अगर उत्तराखंड के संदर्भ में देखें, है ना, तो स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश मैम जी, उनका बड़ा योगदान रहा है। आप इसका भी एक उदाहरण दे सकते हैं। तो देखिए, राजनीति के क्षेत्र में भी, स्पोर्ट के क्षेत्र में भी काम कर रही हैं, राजनीति के क्षेत्र में काम कर रही हैं, सेना के क्षेत्र में काम कर रही हैं। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां महिलाओं ने अपनी पहचान नहीं छोड़ी है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो बहुत आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर, अरे इससे और क्या बताऊं मैं आपको। आप लोग मेंस लिखेंगे, आप लोगों का सिलेक्शन होगा, आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, इससे बेहतर अच्छा क्या उदाहरण हो सकता है। लेकिन यही पर्याप्त नहीं है। अभी तो इस मातृशक्ति को मीलों लंबा सफर तय करना है। यानी आज की जो महिलाएं हैं, पुरुषों से पीछे नहीं है, ये कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। स्टूडेंट्स देखिए, जब हम ऐसे लिखते हैं तो व्यवहार में वास्तव में क्या है, उसमें थोड़ा बहुत आप इनडायरेक्टली कुछ और भी लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं कि जहां एक ओर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि महिलाओं का जो एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण अभी भी है। अब महिलाओं का शोषण अभी भी कैसे है ना, आए दिन हम सुनते हैं। निर्भया हत्याकांड के बाद भी हम बहुत ऐसे केस देखते हैं कि महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं। एक्चुअली में इसका मतलब ये नहीं है कि वुमेन एम्पावरमेंट सक्सेस नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट सक्सेस है। कल तक महिलाएं सशक्त नहीं थी और उन अपराधों को वो बर्दाश्त करती थी, लेकिन आज महिला ने विरोध करना सीख लिया है। मीडिया बहुत सक्सेस है ना, इसलिए वो बात खुल के सामने आ रही है। तो देखिए, इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम अपनी मानसिकता को बदलें। एक कमेंट आया है किसी सज्जन का, मैं देख लेता हूं।
चलो मैं अभी बात करता हूं। अभी एक बच्चे का नाम आया है कि मायावती जी ने ऐसा क्या किया या सोनिया गांधी ने क्या किया। देखिए, मैं पॉलिटिकल आदमी हूं भी, तो ये मेरी व्यक्तिगत बात है, लेकिन सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं, है ना। मैं तो अपने गांव का प्रधान भी नहीं बन पाया। ऐसे मायावती जी की भी एक उपलब्धि है, उत्तर प्रदेश की सीएम रही हैं। ठीक, आप इनका नाम नहीं डालना चाहते हो, सुषमा स्वराज का नाम डाल सकते हैं, है ना। उनकी अच्छी उपलब्धि रही है। किसी और का भी नाम डाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। चलो, आप कह रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स कि हमें इसका क्या इफेक्ट पड़ा, एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए, इसका प्रभाव ये पड़ा जब से वुमेन इंपावरमेंट आया है, महिलाएं सशक्त हुई हैं, तो देखिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं ने अपनी पहचान छोड़ी है। चाहे हम खेल के क्षेत्र में देखते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि खेल के क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी पहचान छोड़ी है। गीता फोगाट एक अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं, दंगल पिक्चर भी इस पे बनी थी। राजनीति के क्षेत्र में भी किया है, सेना के क्षेत्र में महिलाएं विंग कमांडर तक हैं आज, है ना। तो एक अच्छी उपलब्धि है। चाहे हम प्रशासन की बात करते हैं, उसमें भी महिलाओं का योगदान है। सरकारी सेवाओं में बहुत हैं, एनजीओ के माध्यम से समाज की सेवा भी कर रही हैं। तो ये सब क्या है, ये उपलब्धि है, प्रभाव इसका सकारात्मक। लेकिन अभी मीलों लंबा जो सफर है वो भी तय करना है, वो भी तय करना है, अर्थात यहीं तक सीमित नहीं है। अच्छे स्टूडेंट्स, देखिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, यदि महिला सशक्तिकरण को और अधिक सक्सेस यानी कामयाब बनाना है, कामयाब बनाना है, तो हमें मानव मूल्यों को समझना होगा, मानव मूल्यों को समझना होगा, समझना होगा, समझना होगा। मानव मूल्यों से तात्पर्य यहां पर यह है कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी, सोच बदलनी होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं वुमेन एम्पावरमेंट को जो हमने डिस्कस किया, यदि इसका सूक्ष्मावलोकन किया जाए, सूक्ष्मावलोकन किया जाए, किया जाए, किया जाए, तो सरकार की एक अच्छी पहल है, सरकार की एक एक ये अच्छी पहल है, सरकार की एक अच्छी पहल है, पहले जिसके सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव प्रभाव दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, सूक्ष्मावलोकन का मतलब होता है यदि हम गहनता से इसका अध्ययन करते हैं तो इसके सकारात्मक प्रभाव हमें दिखाई दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये आज का टॉपिक था। इस एसे को कल मैंने सारे फ्रेम आपको सब कुछ समझाया है। तो इस एसे को चूंकि पीडीएफ फॉर्म फाइल जो है वो कल मिलेगी आपको, क्योंकि इस समय कोई रहता नहीं स्टाफ। शाम को इसलिए क्लास की गई है क्योंकि ऑन ड्यूटी जो लोग हैं वो भी सब जुड़ सकें। तो इस एसे को आप प्लेन पेपर पे लिखेंगे और जीत आइस का व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। मैं एक बार फिर लिख देता हूं, व्हाट्सएप नंबर कौन सा है। उन फोनों में 2 नंबर आपको दिए गए हैं, वो है ये नंबर, व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना। इस पे आप उस पीडीएफ को सेंड करेंगे, फिर मैं कल उसका प्रिंट आउट निकाल के चेक करके अगले दिन में डाल दूंगा। एक मेरा पर्सनल नंबर भी है 70। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी सजेशन लेना है, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप, ये मेरा पर्सनल है व्हाट्सएप है, इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक, बस हौसले की जरूरत है। अब देखिए, ऐसे तो मैं कराऊंगा, लेकिन ऐसा थोड़ा ही कि जो मैं कराऊंगा वही पूछे जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि वुमेन एम्पावरमेंट मैंने आपको करा दिया है ना, कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, इससे बेहतर भी हो सकता है। तो कोई रेफरेंस बुक भी आप ले सकते हैं, अगर कुछ नया कंटेंट मिले तो वो डाल सकते हैं। तो इसमें कई चीज भूली जाती हैं। देखिए, अभी मैंने कितनी कीमती बात छोड़ दी यहां पर, है ना। इसमें एक नई चीज और भी डाल सकते हैं। वर्तमान में क्या हुआ, वर्तमान में देखिए, पहले चाइल्ड मैरिज होती थी और उसमें फिर सुधार किया गया। तो उसमें बॉयज के लिए क्राइट एरिया एज का 21 ईयर रखा गया था और महिलाओं के लिए 18 ईयर। लेकिन अभी कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि जो लड़कियों के विवाह के लिए जो मिनिमम एज है, न्यूनतम
जो आयु है, आयु कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, ये 21 ईयर ओल्ड होनी चाहिए, ओल्ड। क्योंकि 28 ईयर जो होता है इसमें ना आदमी मैच्योर होता है और इससे स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ता है, हेल्थ पे भी। तो स्टूडेंट्स देखिए कितना कीमती करंट का है। अभी 1-2 दिन पहली बात है और मैं इसको भूल गया था, तो आपसे भी भूल चूक हो सकती है। और जब आपका एग्जाम होगा अप्रैल के फर्स्ट वीक में एग्जाम होने की संभावना है। कल तक या परसों तक, मंडे तक मैं प्रॉपर बता दूंगा कब होगा। कमीशन में मेरे काफ़ी विद्यार्थी हैं, बातें भी होती रहती हैं उन लोगों से। तो तब तक जो जो भी चेंज होगा या करंट जो भी होगा उस करंट को भी आपको अपडेट करना है। तो पहली क्लास थी, मुझे भी टाइम का प्रॉपर नहीं पता था, आप मेरा भी नेचर नहीं समझ पाए अभी तक, मैं भी आपको समझने में मुझे भी टाइम लगेगा, ठीक है। देखिए अभी दीपक खत्री जी का मैसेज आ रहा है कि महिला सशक्तिकरण के जो दुष्प्रभाव देखे जा रहे हैं उनका क्या करें सर। देखिए दीपक जी, हर चीज में कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयां भी होती हैं, है ना। अब मैं समझ नहीं पा रहा किस परिप्रेक्ष्य में आप कह रहे हैं। आपका यह भी कहना हो सकता है कि लोग कहते हैं कि एक्सप्लोटेशन जो होता है पुरुष ही महिला का करता है, लेकिन कुछ ऐसे एविडेंस भी बिल्कुल सामने आ रहे हैं कि महिलाएं उसका दुरुपयोग कर रही हैं। लेकिन इस चीज को हम ऐसे में नहीं डाल सकते, इस चीज को ऐसे में नहीं डाल सकते, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है। इस तरीके के सजेशन यदि हम देंगे तो आपके उत्तर पर, आंसर पर एक निगेटिव प्रभाव हो सकता है, ठीक। अब देखिए ये वीडियो आप लोग वही देख पा रहे हैं जो ऐप से जुड़े हैं, लेकिन एक आधी वीडियो हम बिल्कुल उसे ओपन करेंगे जिसे लोग देखें। अगर मैं इस तरीके की बातें लिखवाऊंगा तो इसका एक निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। अगर जो जो भी दुष्प्रभाव आपको लग रहे हैं, आप व्यक्तिगत रूप से आप मेरे से कॉल कर सकते हैं। हो सकता है कहीं मैं भी महिला पीड़ित ना हूं, इसलिए मैंने ना लिखा हो, है ना, ऐसा है नहीं वैसे। चलो, तो स्टूडेंट्स आज अपनी क्लास यहीं कंप्लीट करता हूं। आपको 5 मिनट का डेली रेस्ट रहेगा क्योंकि दूसरे टीचर आएंगे और अब दूसरी क्लास ज्योग्राफी की शुरू होगी। उसे जीवन जी क्लास लेंगे और आपको अपने सिलेबस को डिस्कस करेंगे और आपके सामने एक चुनौती आएगी। आप हर नेचर के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अपने में सजेशन आपको बता देना चाहूँगा कि बेहतर आपके लिए क्या हो सकता है। जैसे वो अपने सिलेबस को आपको डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, एक 2.5 मार्क्स का होता है। जो शॉर्ट नोट होते हैं उन पे नंबर कम कटते हैं, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो हमें पूरे सिलेबस को बताना है। अब देखिए कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो साइंस स्ट्रीम से हैं, कुछ बीकॉम स्ट्रीम से हो सकते हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसने ज्योग्राफी ना पढ़ी हो और किसी और सेक्शन में ज़्यादा करके आए हों और उनका सिलेक्शन भी होगा। तो देखिए अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप कंटेंट्स मेंस के कहाँ से लिखोगे, रट तो नहीं सकते ना। तो आपको जो वो लेकर चलेंगे, अपने अनुभव भी शेयर करेंगे, क्योंकि पहली क्लास है, फिर तो कंटिन्यू क्लास ही होनी है। तो कुछ ऐसी ऐसी चीज जिनके हमने नाम नहीं सुने वहां से क्वेश्चन पूछता है। पिछले साल योजनाएं इसलिए ज्यादा पूछी गई थी कि 2014 में आपका पेपर हुआ, मोदी जी की 16 में पेपर हुआ था, 14 में मोदी जी की पहल थी, तो बहुत सी योजनाएं चलाई गई थी तो ज्यादा उठा ली। लेकिन इस बार कोरोना काल रहा तो योजनाओं का अभाव भी रहा है, लेकिन ये नहीं कि करंट कम आएगा। तो अब वो क्लास लेंगे। मैं अपनी क्लास को यहीं कंप्लीट करता हूं और सेकंड क्लास 7 बजे से आपकी शुरू होगी, ठीक है। थैंक यू।